नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है आर्थिक विकास के अंतर्गत 9 प्रतिष्ठित मॉडलों में प्रोफेसर सोलो के आर्थिक समृद्धि मॉडल की व्याख्या करना। वास्तव में प्रोफेसर सोलो ने का जो आर्थिक समृद्धि मॉडल है वो हैरेट डोमर के आर्थिक समृद्धि मॉडल का सुधार है। तो आइए हम इसे एक सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, वास्तव में प्रोफेसर जो सोलो हैं इन्हें 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के अंतर्गत जाने जाते हैं और प्रोफेसर सोलो ने आधुनिक ग्रोथ मॉडल पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। इनके आर्थिक मॉडल की रचना वास्तव में हैरेट डोमर मॉडल के विकल्प के रूप में हुई, अर्थात हैरेट डोमर मॉडल के में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को इन्होंने सुधारा और जिसके परिणाम स्वरूप इनका एक अपना समृद्धि मॉडल आया। हैरेट डोमर मॉडल में लचीलेपन का अभाव था। लचीलेपन का अभाव का तात्पर्य यह होता है कि एक निश्चित पूंजी और श्रम पे ही वो कंसंट्रेट होते थे, एक निश्चित श्रम और पूंजी को लेकर के चलते थे। यानी इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में पूंजी श्रम अनुपात कभी परिवर्तित नहीं होता। किसने? हैरेट डोमर ने कहा था। अर्थात लचीलापन नहीं था इनके सिद्धांत में। ये कांस्टेंट कैपिटल लेबर रेशियो पे काम करते थे। अर्थात ये इन्होंने कहा कि पूंजी और श्रम का अनुपात आर्थिक समृद्धि के साथ कभी परिवर्तित नहीं होगा। प्रोफेसर सोलो ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ पूंजी तथा श्रम में परिवर्तन संभव है और चाहे जिस आप रेशियो से, अनुपात से, पूंजी श्रम अनुपात से चलिए, एक निश्चित पूंजी श्रम अनुपात पे आप आ जाएंगे तथा सतत विकास के पाथ पर आप अग्रसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार प्रोफेसर हैरेट डोमर मॉडल जो लचीलेपन का अभाव था, उन्होंने अपने सिद्धांत में निश्चित पूंजी और श्रम अनुपात को लिया, जिसको प्रोफेसर हैरेट और प्रोफेसर सोलो ने अपने सिद्धांत में खंडन किया। प्रोफेसर सोलो के अनुसार दीर्घकाल में दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाता है। यहाँ पर दोनों का तात्पर्य पूंजी श्रम है, पूंजी और श्रम। अर्थात इन्होंने कहा कि पूंजी अगर अर्थव्यवस्था में अधिक है तो श्रम की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और अगर आपके पास श्रम अधिक है तो पूंजी की जगह आप श्रम को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यानी पूर्णतया लचीलापन पाया जाता है। यानी एक के स्थान पर, यानी पूंजी के स्थान पर आपको आवश्यक है तो श्रम लगाइए, और श्रम के स्थान पर यदि आवश्यकता है तो आप पूंजी लगाइए। जबकि हैरेट डोमर मॉडल इसका विरोध करता है। तो वहां पर उन्होंने कांस्टेंट पर बात किया। कांस्टेंट पर बात किया किसने? हैरेट डोमर मॉडल ने, एचडी मॉडल ने। जबकि सोलो ने फ्लेक्सिबल माना है, दोनों को फ्लेक्सिबल माना है। दीज पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी। पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पीजीटी एंड नेट के लिए आप जरूर याद रखना। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सोलो या डोमर के मॉडल में कौन सी ऐसी विशेषता थी, तो उसमें ये कांस्टेंट वाला पॉइंट बहुत बार आया है एग्जाम में। ओके, सोलो के अनुसार इच्छित वृद्धि दर, जो आप चाहते हो, वांटेड ग्रोथ रेट, ठीक है, प्राकृतिक वृद्धि दर संभव बनाती है। यदि सोलो मॉडल के अनुसार यदि आप किसी भी कैपिटल लेबर रेशियो से आप प्रारंभ करोगे तो अंत में आपको इच्छित वृद्धि दर और वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। यदि हम किसी श्रम पूंजी अनुपात से प्रारंभ करें तो अपने लक्ष्य को, यानी सतत विकास को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या है? स्टेडी ग्रोथ, अर्थात सतत विकास को प्राप्त करना। तो प्रोफेसर सोलो ने कहा कि अर्थव्यवस्था में यदि हम किसी भी रेशियो से, किसी भी कैपिटल लेबर रेशियो से प्रारंभ करते हैं तो अंत में हमारा टारगेट सतत विकास जो है वो जरूर हम प्राप्त कर लेंगे। तो ये इन्होंने अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया, जिसे हम आगे देखते हैं। सोलो के विकास मॉडल की मान्यताएं क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मान्यताएं आ जाएंगी इस टॉपिक में। वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। एजम्पशंस आपको बहुत अधिक फोकस करना है एजम्पशंस पर, क्योंकि पूरा मॉडल का सार जो है वो वास्तव में यहाँ पर एजम्पशंस पर रखा गया है। तो आइए देखते हैं इन सोलो मॉडल की विकास की मान्यताएं क्या क्या है। एक मिश्रित या संयुक्त वस्तु का उत्पादन किया जाता है, कंपोजिट कमोडिटी। आप पूछेंगे कंपोजिट कमोडिटी क्या है? ऐसी वस्तु जिसके उत्पादन में, मान लीजिए कोई वस्तु है, इसके उत्पादन में लेबर आवश्यक हो और इसके उत्पादन में कैपिटल आवश्यक हो। यह है आपकी कंपोजिट कमोडिटी। ऐसी कोई वस्तु ना हो कि जिसमें कैपिटल से ही बना लिया जाए या लेबर से ही बना लिया जाए। तो यानी ऐसी वस्तु, मिश्र वस्तु जिसके उत्पादन करने के लिए उत्पादन के दोनों संसाधनों की आवश्यकता हो। क्लियर है? दूसरा, राष्ट्रीय उत्पादन, दो उत्पादन के साधन जो हम यहाँ पर एजम्पशन किए हैं, श्रम और पूंजी। यहाँ पर उत्पादन के दो ही साधनों को लिया गया है, लेबर को एंड कैपिटल को। ये आप याद रखना। अदर साधन को नहीं लिया गया है, अदर साधन को कांस्टेंट मान लिया गया है। तो प्रोफेसर सोलो ने कहा कि जो हमारा उत्पादन फलन है मात्र इन दो साधनों के सहयोग से उत्पादन कर पा रहा है। दैट इज, यानी आपका जो Q इज द फंक्शन ऑफ KL, अर्थात श्रम तथा पूंजी के सहयोग से उत्पादन पॉसिबल हो रहा है। और इनको, यानी श्रम का जो भुगतान है, लेबर का जो पेमेंट है, लेबर का रिवार्ड है, इसका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के आधार पर किया जाता है। और वही कैपिटल का भी भुगतान MPPL के आधार पर, MPPL की जगह K, यानी श्रम का भुगतान उसके मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन के आधार पर और कैपिटल का उसका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन के आधार पर भुगतान किया जा रहा। इस सिद्धांत को हम इसके पूर्व भी देख चुके हैं कि वास्तव में किस प्रकार से सीमांत भौतिक उत्पादन के आधार पर भुगतान किया जाता है। क्लासिकल मॉडल में आप देख लीजिएगा। हाँ, अगली एजम्पशन है, पैमाने का स्थिर पर प्रतिफल कार्य कर रहा है। स्थिर प्रतिफल कार्य कर रहा है, ये याद रखना। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, अर्थात कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या है? जिस अनुपात में उत्पादन के साधन बढ़ाएंगे, मान लीजिए उत्पादन के साधन K और L हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था में यदि पूंजी की मात्रा दुगना कर दिया जाए, लेबर की मात्रा दुगना कर दिया जाए, तो उत्पादन का मात्रा भी दुगना हो जाए। यह है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जिस अनुपात में पूंजी और श्रम को बढ़ाया जाता है, उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ जाता है। और ये उत्पादन प्रथम श्रेणी रेखीय, क्योंकि याद रखना अनुपातिक संबंध बराबर है, इसलिए ये जो फलन होगा वो लीनियर फंक्शन होगा। क्लियर है? अर्थात जिस अनुपात में हम उत्पादन के संसाधनों को बढ़ाएंगे, उसी अनुपात में अगर इसको 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो उसके परिणामस्वरूप उत्पादन भी 3 टाइम्स बढ़ेगा, और 3 टाइम्स घटाने से उत्पादन भी 3 टाइम्स घटेगा। दिस इज द लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। आई एम जस्ट रिपीटिंग, ये एजम्पशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। श्रम व पूंजी पूर्ण रोजगार बिंदु पर है, श्रम व पूंजी फुल एम्प्लॉयमेंट पर है, यानी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अर्थात जितनी पूंजी आए, इनको फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी सब्स्टिट्यूट करना अनिवार्य हो जाएगा। पूंजी व श्रम को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ घरों में इस समय नींव खोदी जा रही है। नींव खोदने का काम होता है, आप हल्द्वानी आप देख लीजिए, उत्तराखंड में, या ठीक है आप दिल्ली में देख लीजिए, बड़ी बड़ी मशीनों से नींव, बिल्डिंगों की नींव खोदी जाती है। हाँ, एक तरीका है कि आप लेबर लगाकर नींव खुदवा करके मकान बना लीजिए। दूसरा तरीका है आप JCB बुला लीजिए, वो भी नींव खोद देगी। तो एक कैपिटल के हेल्प से नींव खोदी जा रही है और एक लेबर के हेल्प से नींव खोदी जा रही है। दोनों काम हुआ नींव खोदने का। डैम बनाने का काम ले लो, डैम लेबर के हेल्प से आप मिट्टी डला के बना सकते हो, आप कैपिटल के हेल्प से बना सकते हो। तो दोनों का एक दूसरे की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। मजदूरी एवं कीमतें लोचशील हैं, यानी फ्लेक्सिबल हैं। वेज भी आपके पास फ्लेक्सिबल है, वेज फ्लेक्सिबल है एंड प्राइस फ्लेक्सिबल है। बोथ आर फ्लेक्सिबल, यानी लचीला है, पन है, ये बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तकनीकी प्रगति की दर तटस्थ अथवा उदासीन है, अर्थात हमारे पास, हमने तकनीकी चैप्टर्स में आपको बताए थे, न्यूट्रल टेक्नोलॉजी वो होती है जब अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो
उसी अनुपात में, जिस अनुपात में पहले लेबर, कैपिटल और लेबर यूज होता था, भविष्य में भी उसी प्रकार यूज होता है। दैट इज न्यूट्रल टेक्नोलॉजी। जिस रेशियो में पहले श्रम और पूंजी काम करते थे, भविष्य में तकनीकी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भी काम करेंगे, तो ये कहते हैं न्यूट्रल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हमने एजम्पशन से ले लिया है न्यूट्रल टेक्नोलॉजी का। आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी भी होती है। आप हमारे चैनल्स पे देख सकते हैं, टेक्निकल प्रोग्रेस के अंतर्गत या प्रोडक्शन फंक्शंस के अंतर्गत आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। बचत की दर स्थिर है। अर्थव्यवस्था में जो सेविंग्स रेट है वो स्थिर को हमने यहाँ पर ले लिया है। बचत उत्पादन का एक निश्चित अनुपात है, यानी जब हम बचत करते हैं तो ये बचत किससे आती है? ये बचत उत्पादन से आती है। जब याद रखना उत्पादन होता है तो उत्पादन को बेचने के बाद हमको आय मिलती है। आय में से यदि हम कुछ चीज बचा लेते हैं तो वो क्या होती है? एमपीसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें नेशनल इनकम से, एमपीसी को मल्टीप्लाई कर दें नेशनल इनकम से, तो हमें सेविंग्स मिल जाएगी। आप एग्री हो ना? यानी अगर आप एमपीसी कह दिए थे, एमपीएस को यानी अपनी बचत प्रवृत्ति को अपनी इनकम से मल्टीप्लाई कर दो, यानी नेशनल इनकम में मल्टीप्लाई कर दो, तो सेविंग विल बी क्या हो जाएगी? सेविंग विल बी एमपीएस इंटू नेशनल इनकम। ये आपका एक फंक्शन बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे कैपिटल एस रिप्रेजेंटिंग सेविंग, स्मॉल एस रिप्रेजेंटिंग एमपीएस एंड वाई रिप्रेजेंटिंग नेशनल इनकम। तो आप दिखा सकते हो कि कितनी हमारी बचत है। चलो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल एस रिप्रेजेंटिंग सेविंग, ये सेविंग को रिप्रेजेंट करता है। एस रिप्रेजेंटिंग एमपीएस एंड वाई रिप्रेजेंटिंग नेशनल इनकम। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सेविंग निकालने के लिए बचत फलन का प्रयोग आप कर सकते हो। बचत फलन के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए आप चैनल पे हमारे यहाँ बचत फंक्शंस टॉपिक्स पर देख सकते हो। पूंजी का मूल्य ह्रास नहीं होता, ये एजम्पशन से एक मानी गई कि कैपिटल डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, कैपिटल डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, अर्थात पूंजी में कोई गिरावट नहीं हो रही है और बचत तथा निवेश दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में I इक्वल टू एस होता है। और देखिए ये आपके पास डीके अपॉन डीटी, डीके अपॉन डीटी क्या दिखाती है? समय के साथ पूंजी में परिवर्तन को दिखाती है। यानी यहां पर कैपिटल के डॉट हो जाता है, मतलब ये फ्लो है। अर्थव्यवस्था में समय के साथ पूंजी की वृद्धि होगी और ये हमारे पास पूंजी हो जाएगी एक निश्चित समय में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं I इक्वल टू एस वाई, क्योंकि ये आपकी बचत है ना बचत, और एस वाई जो होती है वही बचत क्या होती है? वो पूंजी निर्माण को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर I रिप्रेजेंटिंग इन्वेस्टमेंट, एस वाई रिप्रेजेंटिंग सेविंग्स एंड के रिप्रेजेंटिंग कैपिटल। तो आप देख सकते हो क्या कि अर्थव्यवस्था में जितना निवेश होता है वो बचत के बराबर होता है। मैंने यहाँ पर ले लिया बचत, एजम्पशन है कि बचत और निवेश दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है, और जितनी बचत होगी वो निवेश होगा और वही पूंजी में कन्वर्ट हो जाएगा, वही हमारा कैपिटल होगा। यू आर एग्री? ओके। श्रम शक्ति की वृद्धि दर बहिर्जात होती है। जो अर्थव्यवस्था में लेबर होता है वो लेबर एक्सोजीनियस है, ये लोगों पर डिपेंड करता है। जनसंख्या नीति, अभी योगी जी ने जनसंख्या नीति किया था तो उन्होंने एक्सटर्नल वेरिएबल्स पे, वो जानते हैं कि ये गवर्नमेंट के नहीं होता, लोग जब तक लोगों की अपनी विल पावर नहीं होगी तब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होता। तो ये एक्सोजीनियस है, ये अन्य तत्वों पर निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, उनके परिवार की अपनी सोच पर निर्भर करता है। तो ये चीज होती है एक्सोजीनियस है, जो निश्चित अनुपात दर से बढ़ती है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है कि ये एल डॉट लगा है, मतलब अर्थव्यवस्था में फ्लोइंग पॉपुलेशन और ये प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो हम इसे एन से कह सकते हैं कि एन मतलब होता है जनसंख्या वृद्धि दर, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है एन। हाँ, अब चलिए हम वो सारी एजम्पशंस आप इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं, और ये सारी एजम्पशंस जो होती हैं ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। अधिकतर क्वेश्चन एजम्पशंस में सोलो मॉडल में उठाए गए हैं। जहां तक हमने अभी तक अध्ययन किया नेट इकोनॉमिक्स में आप सोलो मॉडल के एजम्पशन से जरूर प्रश्न आते हैं। दूसरा
पीजीटी। पीजीटी में पूछा जाता है निम्न कौन सी एजम्पशन सोलो मॉडल से संबंधित नहीं है। थर्ड आपका देख सकते हैं नेट, पीजीटी और जो हायर एजुकेशन के अभी इंट्रेंस हायर एजुकेशन में जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें भी हायर एजुकेशन जितने इंस्टीट्यूट है वो कंडक्ट करा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, उसमें भी ये बहुत अधिक पूछा जा रहा है। तो आपको ये सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट में भी यही से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाँ, 16 का अब हम डिस्कशन करते हैं। 16 का आर्थिक समृद्धि मॉडल क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उत्पादन फलन। इसके पहले हमने बताया कि उत्पादन फलन लीनियर फलन है, लीनियर फंक्शन है, ठीक है, जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पे काम करता है, यानी जिस अनुपात से उत्पादन के संसाधन बढ़ाए जाएंगे उसी अनुपात से उत्पादन बढ़ेगा। अगर इनको दुगना किया तो उत्पादन भी दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने उत्पादन फलन को ले लिया है, क्योंकि जगह हमने वाई ले लिया है, नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कर दिया है, फंक्शन ऑफ के एंड एल पूंजी और लेबर है। अब अर्थव्यवस्था में अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों को एल से डिवाइड कर देते हैं, बोथ साइड डिवाइडेड बाई एल, यानी y को l से डिवाइड करेंगे तो y अपॉन l हो जाएगा, k को l से डिवाइड करेंगे तो k अपॉन l हो जाएगा, दैट इज कैपिटल लेबर रेशियो रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल लेबर रेशियो, एंड l को l से डिवाइड कर देंगे दैट इज 1। तो इस प्रकार हमारे पास एक फंक्शन आ जाता है y अपॉन l इज इक्वल टू एफ के ऑब्लिक l 1। ये एक प्रकार का हमें उत्पादन फलन मिल जाता है। अब याद रखिए y रिप्रेजेंटिंग नेशनल इनकम, देखिए y रिप्रेजेंटिंग नेशनल इनकम, L रिप्रेजेंटिंग पॉपुलेशन। जब नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हम क्या मिल जाएगा, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा ना। उसी प्रकार ये है आपका पूंजी, K रिप्रेजेंटिंग कैपिटल, L रिप्रेजेंटिंग लेबर, और कैपिटल लेबर रेशियो इज कॉल्ड स्मॉल r, जिसकी बात 16 लेकर के प्रारंभ से चले हैं कि स्मॉल और फ्लेक्सिबल है। इन्होंने यही तो बात वही थी, जबकि हायरार्ड डोमर मॉडल में क्या कहा गया कि कैपिटल लेबर रेशियो स्थिर होता है। प्रोफेसर सोलो ने कहा नो, कैपिटल लेबर रेशियो वेरिएबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, चेंजेबल होता है। इस प्रकार हमारे पास ये आपके पास प्रोडक्शन फंक्शंस मिल गए कि स्मॉल y इज इक्वल टू एफ स्मॉल r 1, यानी किसी देश की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय प्रति श्रमिक पूंजी की मात्रा पर निर्भर करती है, अर्थात r पर निर्भर करेगी। यानी पर कैपिटा इनकम इज डिटरमाइंड बाय r, यही तो वो। अर्थात अर्थव्यवस्था में कैपिटल लेबर रेशियो कितना है, इट इज डिटरमाइंड पर कैपिटा इनकम। यही तो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। हम चाहते कि हमारे देश की पर कैपिटा इनकम बढ़े, हम चाहते कि हमारे देश ग्रोथ करे, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, हमको कैपिटल रेशियो लेबर रेशियो पर फोकस करना चाहिए, प्रोफेसर सोलो के अनुसार। ओके, चलिए अब हम प्रोडक्शन मार्केट पर बात करते हैं। प्रोडक्शन मार्केट पर बात करते हैं। प्रोडक्शन मार्केट में इन्होंने प्रोफेसर सोलो ने तत्काल गुणा की बात की है, इंटेंटिवनेस आपका मल्टीप्लायर यहाँ पर काम करता है। चलिए अब आराम से धीरे धीरे एक एक पॉइंट को देखते हैं। अर्थव्यवस्था में इसके पहले मैंने टी टाइम में जो बचत होती है वो एमपीएस यही है ना, स्मॉल एस इनटू नेशनल इनकम पर निर्भर करती है। यदि आप एमपीएस को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग को नेशनल इनकम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उस समय की पर्टिकुलर टाइम की उसी समय की बचत प्राप्त हो जाएगी, आप सेविंग प्राप्त कर लोगे। तो यानी कैपिटल एस इज इक्वल टू एमपीएस को अधिकतर हम लोग स्मॉल एस से दिखाते हैं, नेशनल इनकम को वाई, और टी टाइम की बात होती तो हमने टी यहाँ पे स्मॉल टी कर दिया, इसलिए टी टाइम की सेविंग निकल आई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास अर्थव्यवस्था में टी टाइम की सेविंग है, इट विल बी डिपेंड अपॉन टी टाइम्स एमपीएस एंड नेशनल इनकम। यानी नेशनल इनकम जो टी टाइम से मान लीजिए 2021 में आपकी बचत कितनी है, 2021 की आप नेशनल इनकम में एमपीएस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको बचत मिल जाएगी। क्लियर है? चलो, हमने एजम्पशन ली थी कि अर्थव्यवस्था में निवेश और बचत बराबर होते हैं, तो टी टाइम की जो बचत होगी, टी टाइम की जो बचत है आपके पास,
यानी अर्थव्यवस्था में जो टी टाइम की बचत है वो टी टाइम के निवेश में कन्वर्ट हो जाएगी ना। चलिए, और अर्थव्यवस्था में जो बचत होती है यही पूंजी निर्माण करती है, ये जो बचत होती है ये पूंजी निर्माण करती है। तो इसको क्या कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में डी के यानी चेंज इन कैपिटल, जब सेविंग चेंज होगी तो कैपिटल चेंज होगा, चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल टी टाइम में, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, डी के अपॉन डी टी, अभी हम देख ही चुके ऊपर, यहाँ पर देख चुके, डी के अपॉन डी टी इक्वल टू एस वाई हो जाएगा, वही बचत ही आपकी, क्योंकि बचत और निवेश दोनों बराबर हैं। चलिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि आर हम जानते हैं कि कैपिटल और लेबर रेशियो है। अब देखो, आर अभी हमने देखा क्या, कैपिटल लेबर रेशियो था, पिछली स्लाइड में हमने देखा, दोनों पक्षों को लॉग लेने पर, लॉगरिथम में लॉग लिया जाता है, ठीक है, लॉग लेने पर, चलिए लॉग ले लेते हैं। तो जब लॉग लेंगे, आर का लॉग लेंगे, तो आर का लॉग लेने के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग आर हो जाएगा। जब के का लॉग लेंगे तो आपका लॉग के हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड है, तो लॉग डिवाइड में क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो ये माइनस सिंबल आ गया एंड लॉग आर एल हो जाएगा। ओके, चलो, लॉग आर का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में कैपिटल लेबर रेशियो में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/r इंटू डी आर अपॉन डी टी, ये आपका लॉग आर की वैल्यू हो गई, परिवर्तन को बताएगा। ये आपका हो जाएगा लॉग के की वैल्यू 1/k डी के अपॉन डी टी, ये आपका कैपिटल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, लॉग जो माइनर चेंज या मल्टीप्लायर चेंज होता है, जो भी चेंज होता है वो, इसको आप इस लॉग को जब तोड़ेंगे तो आप इस तरह लिख सकते हैं, और लॉग एल को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं 1/l इंटू डी एल अपॉन डी टी। चलो, अब हम देखते हैं, ये ऊपर वाले इक्वेशन का सेम वैल्यू हमने यहाँ पे ले लिया, उतार लिया। चलिए, ये आपके पास जब देखिए कि डी के अपॉन डी टी है, तो डी के अपॉन डी टी को आप जानते हो, जो अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण होती है वो क्या होती है, अभी हम डिस्कस आपसे कर चुके हैं कि जब अर्थव्यवस्था में जो पूंजी निर्माण होती है ये एक प्रकार से बचत के कारण होती है। इसके पहले मैंने डिस्कस किया कि अर्थव्यवस्था में जितनी बचत होगी वही पूंजी निर्माण में कन्वर्ट होगी, तो ये आपका, इसको हम एस वाई कर दिए, और अर्थव्यवस्था में ये के आपका है -1/l, सेम हमने ऊपर के इक्वेशन को सेम हम नीचे रख लिया। ओके, अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में हमने डी आर अपॉन डी टी, और हमने आर को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया, जो यहाँ पर 1/r था, 1/r यहाँ पर था ना, एक 1/r था, तो इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/r को उधर, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास एक प्रकार से अर्थव्यवस्था में कैपिटल लेबर रेशियो बचत के साथ संयुक्त हो जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में एक प्रकार से पूंजी निर्माण की दर को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने लगा, तो ये इधर से हट जाता है, और यहाँ पर देखिए आर का मल्टीप्लाई किया तो उसी फंक्शन के साथ आप आर ऐड हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार अब ये देखिए, इसको अगर हम डीपली चेक करते हैं तो ये अर्थव्यवस्था में लेबर ग्रोथ को दिखाता है, यानी श्रम शक्ति कितनी बढ़ रही है, लेबर ग्रोथ कितनी हो रही है, ये लेबर ग्रोथ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको क्यों ना हम एन में, क्योंकि लेबर के लिए हमने लेबर ग्रोथ को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हमने इसकी जगह पर एन रिप्रेजेंट क्या किया, इंपोज कर दिया। तो 10 वी कैन फाइंड इक्वेशन, क्या इक्वेशन मिल जाए, एस एफ आर माइनस एन आर। तो हम ये कह सकते हैं कि डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू एस एफ आर माइनस एन आर, यही आपका सोलो ग्रोथ इक्वेशन होगा, यही सोलो का जो समृद्धि समीकरण है यही है, इसी को हमको एक्सप्लेन करता है। प्रोफेसर सोलो ने इसी समीकरण को दिया था और जिसमें बताया था कि अर्थव्यवस्था में यदि कैपिटल फॉर्मेशन रेट और अर्थव्यवस्था में श्रम वृद्धि दर
जहां पर दोनों बराबर हो जाती है अर्थव्यवस्था वहीं पर इक्विलिब्रियम हो जाता है। अब यहाँ पर सपोज दैट मैंने ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी, dr अपॉन dt इज इक्वल टू SFR माइनस NR। ये हमने 16 इक्वेशन अभी प्राप्त किए पिछले स्लाइड में। ये 16 इक्वेशन प्राप्त करने के बाद यदि हम इसका मान शून्य रख लें, सपोज दैट ये हमने यहाँ पे इसका मान शून्य रख लिया, तो शून्य रखने के बाद हमने इक्वेशन इक्वल टू शून्य कर दिया। जब शून्य कर दिया तो हम देखते हैं कि ये अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है कि अर्थव्यवस्था में SFR NR के बराबर हो जाता है। ये अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम स्टेज होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। और अगर हम इसमें से R को इस साइड ले आए, ठीक है, तो हमारे पास एक प्रकार से वांछित तथा वास्तविक जो हमारे पास हायरार्की की कंडीशन है वो प्रूफ हो जाएगी। और S को उधर ले जाएं तो S को हमको आपको राइट साइड ले जाना है एंड R को हमको लेफ्ट साइड ले जाना है। तो thus we can find a new equation जो हमको कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ पर देखिए N अपॉन S जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, नेट, PGT और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ये 3 में ज्यादा पूछा गया था। सोलो मॉडल में N अपॉन S क्या है, तो सोलो मॉडल में N अपॉन S जो है वो पूंजी, उत्पाद पूंजी अनुपात को रिप्रेजेंट करता है। अगर FR अपॉन R को मैं 1 अपॉन V के फॉर्म पे लिख लूं तो मुझे कुछ इक्वेशन ऐसे मिल जाता है। और N बराबर जो अर्थव्यवस्था में क्या होती है, प्राकृतिक वृद्धि दर है, ये वांछित वृद्धि दर के बराबर हो जाएगी, S अपॉन V के बराबर हो जाएगी। तो देखिए हमने सोलो मॉडल से हायरार्ड की कंडीशन पर आ जाते हैं, हायरार्ड मॉडल की कंडीशन पर आ जाते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो नेचुरल यानी लेबर ग्रोथ रेट है वो अर्थव्यवस्था में जो आपका नेचुरल ग्रोथ रेट है वो वारंटेड ग्रोथ रेट के बराबर हो जाता है। अगर हम अर्थव्यवस्था में कंडीशन ये ले लें कि dr अपॉन dt इज ग्रेटर देन 0, तो ये पूंजी गहनता को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या पूंजी गहनता में क्या होगा, तो पूंजी गहनता की हमने कंडीशन लिया, तो जब हमने ग्रेटर देन 0 रखा तो SFR माइनस NR उसी इक्वेशन में इज ग्रेटर देन 0। तो हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर श्रम वृद्धि दर से तेज हो जाती है। तो हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसे आ जाता है। उसी प्रकार अगर हम लेबर इंटेंसिव है तो लेबर इंटेंसिव में क्या रखेंगे, dr अपॉन dt इज लेस देन 0। अगर हम इस तरह रख देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाता है कि अर्थव्यवस्था में SFR इज लेस देन NR के हो जाता है। तो याद रखिएगा पूंजी गहनता ये रिप्रेजेंट करती है कैपिटल इंटेंसिव, यानी अर्थव्यवस्था में जो कैपिटल इंटेंसिव है यानी कैपिटल का मान ज्यादा है, अर्थव्यवस्था में पूंजी ज्यादा लगाई गई है, श्रम कम लगाया गया है। और वहीं पर अगर ये आ जाता है तो ये आपका लेबर इंटेंसिव आपका मॉडल होगा। इफ सेविंग 0, एक और कंडीशन होती है कि अर्थव्यवस्था में मान लीजिए लोग बचत करना 0 कर दें तो क्या होगा, तो जब बचत करना 0 कर देंगे तो सोलो मॉडल में या सोलो ग्रोथ इक्वेशन में जब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो इसमें जब S की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ऑटोमेटिक इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, R भी 0 हो जाएगा। तो thus we can find ये जो आपका पोर्शन हो जाता है ये पूरा 0 हो जाता है। हमारे पास बचता क्या, माइनस NR बचता है। चलो तो dr अपॉन dt क्या हो जाएगा, माइनस NR हो जाएगा, R को उधर ले जाओ तो 1 अपॉन R में कन्वर्ट हो जाएगा और dr अपॉन dt इंटू माइनस N हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से मेरे पास एक रिजल्ट आ गए और ये रिजल्ट की क्या बताता है कि अर्थव्यवस्था में पूंजी श्रम अनुपात की दर, ये पूंजी श्रम अनुपात की दर श्रम वृद्धि की दर के बराबर है, लेबर वृद्धि दर के बराबर है। पूंजी श्रम अनुपात की वृद्धि दर श्रम वृद्धि दर के बराबर है, बट श्रम वृद्धि दर की दर ऋणात्मक होगी। ये रिजल्ट आए पहले। लेकिन यदि अर्थव्यवस्था में श्रम वृद्धि की दर शून्य या स्थिर मान लिया जाए, अनुपातिक दर से स्थिर है, यानी n की वैल्यू अगर 0 है तो जब n की वैल्यू 0 मानेंगे तो फिर हम सोलो इक्वेशन में n की वैल्यू को पुट करेंगे। जब n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 होगा तो r को 0 कर देगा, तो हमारे पास ये 0 आ जाता है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाता है कुछ ऐसे, हमने जब ट्रांसफर कर दिया तो हमारे पास dr अपॉन dt इंटू SFR हो जाता है। और जब हम इसमें SFR ये जो S है ये फलनात्मक संबंध R है,
कैपिटल लेबर रेशियो है, तो इनको जब वैल्यू पुट कर देते हैं तो मेरे पास कुछ ऐसा इक्वेशन सॉल्व होकर के कुछ ये इक्वेशन आ जाता है 1/r इंटू डी आर अपॉन डी टी, 1/k इंटू डी के अपॉन डी टी। और इसका मतलब होता है कि पूंजी श्रम की अनुपातिक वृद्धि दर पूंजी स्टॉक के बराबर है, यानी पूंजी श्रम की अनुपातिक वृद्धि दर पूंजी स्टॉक दर के वृद्धि के बराबर है। तो मैंने दोनों कंडीशन प्रूव की कि यदि अर्थव्यवस्था में सेविंग 0 हो जाएगी तो पुराने में रिजल्ट जो है, और अर्थव्यवस्था में यदि श्रम की वृद्धि दर 0 हो जाएगी तो पूंजी श्रम की अनुपातिक वृद्धि दर पूंजी स्टॉक के बराबर हो जाएगी। ये दो रिजल्ट एग्जाम्स में बहुत अधिक पूछे जाते हैं, नेट में, पीजीटी में और आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जितने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स होते हैं, कि अर्थव्यवस्था में सोलो मॉडल के अनुसार यदि सेविंग्स 0 हो जाएगी तो क्या होगा। तो सेविंग्स 0 होने के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निगेटिव की दशा, दोनों बराबर तो रहेंगे। अर्थव्यवस्था में कैपिटल लेबर रेशियो टाइम के साथ जो बढ़ रहा है और श्रम लेकिन ऋणात्मक दशा, लेकिन यहाँ पर पूंजी श्रम अनुपात बढ़े, अनुपातिक वृद्धि दर पूंजी स्टॉक के बराबर हो जाएगी। आइए हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में देखिए ये एनआर है, अर्थव्यवस्था में जो हमने एक्स एक्सिस पे लिया, एक्स एक्सिस पर हमने कैपिटल लेबर रेशियो को लिया है, कैपिटल लेबर रेशियो को लिया है, एंड लंब अक्ष पर समय के साथ कैपिटल लेबर रेशियो में क्या परिवर्तन हो रहा उसको लिया है। ठीक है, चेंजेस जो हो रहे हैं, अनुपातिक जो वृद्धि दर है, यानी कैपिटल लेबर रेशियो में जो ग्रोथ हो रहा है, ये कैपिटल लेबर रेशियो ग्रोथ को यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट P है। क्यों इक्विलिब्रियम पॉइंट है? क्योंकि यहाँ पर SFR इज इक्वल टू NR हो जाता है। ये अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अगर इसके पूर्व हम देखें तो अर्थव्यवस्था में अगर हम इस पॉइंट पर देखते हैं, R1 पर देखते हैं, R-1 पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए SFR इज ग्रेटर देन NR होगा। तो अर्थव्यवस्था में देखिए यहाँ पर कैपिटल लेबर रेशियो वो ज्यादा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से, अतः अर्थव्यवस्था आगे की ओर चलना ऑटोमेटिक प्रारंभ करेगी। ठीक है, तब तक चलती जाएगी जब तक कि पी पॉइंट पर नहीं आ जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कहीं आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए NR इज ग्रेटर देन SFR हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है, यानी लेबर इंटेंसिव ज्यादा है, लेबर इंटेंसिव ज्यादा, कैपिटल इंटेंसिव कम है, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, अर्थव्यवस्था पीछे की ओर आएगी और फिर से पुनः पी पॉइंट पर हम संतुलन पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार अगर हम पूर्व में कहीं संतुलन में है, जिसको आंशिक संतुलन हम कह सकते हैं, तो अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक खींचेगी पी पॉइंट की तरफ, और अगर पी के आगे कहीं संतुलन पर हो जाते हैं तो पुनः पीछे की ओर खींचेगी और अर्थव्यवस्था में अपने सतत विकास पाथ पर, यानी SFR इक्वल टू NR, जिसे हम सतत विकास पाथ कहते हैं, सतत विकास पाथ पर वो ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएगी। यही आपका सोलो ग्रोथ मॉडल है। इसका हम दूसरा वीडियोस भी आपको बनाएंगे जिसमें देखते हैं कि एक से अधिक क्या संतुलन हो सकते हैं, यदि हाँ तो क्यों। तो हम अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे सोलो के सेकंड पार्ट में, देखेंगे कि क्या एक से अधिक संतुलन बिंदु हो सकते हैं, क्या एक से अधिक इक्विलिब्रियम पाथ हो सकते हैं, इन सारी चीजों में, और सोलो मॉडल में क्या बेसिक कमियां हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा मैथमेटिकल मॉडल्स है, बट ये मैथमेटिकल आपको समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम्स आएगी। और हाँ, एजम्पशंस पर आप बहुत अधिक फोकस रखिएगा, क्योंकि एजम्पशंस इस मॉडल का सबसे मेन पहलू है। एजम्पशंस ही वर्क करती है बेसिकली। तो एजम्पशंस में सारे क्वेश्चंस अधिकतर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पूछे गए हैं, एजम्पशंस पे आप ज्यादा बात करिएगा। दूसरा, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, यदि बचत का मान शून्य हो, या निवेश का मान शून्य हो, तो इन पर भी आप ज्यादा फोकस करिएगा इक्वेशन के माध्यम से। तो हम फिर से मिलते हैं अगली क्लास में, और इस टॉपिक को लिए हमने निम्न बुक्स का सहारा लिया ताकि हम आपको अच्छे से सब रिप्रेजेंट कर सकें, और इंटरनेट साइट्स का भी प्रयोग किया ताकि आपके हम कुछ ज्ञान में वृद्धि कर